गुड मॉर्निंग। और ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का आज तीसरा पीरियड थर्ड क्लास। हम लोग इन 2 दिनों में जो 2 पीरियड्स को हम लोग डील किए उसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइन किए थे, रिप्रोडक्शन के टाइप्स को हम लोग बताए थे। और आज हम लोग उसी टाइप्स में से जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का स्पेसिफिक टाइप्स होता है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। हिंदी वाले बैच के जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आप एनसीईआरटी का बुक और हेल्पिंग बुक अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो खरीद लीजिए, लेकर के ही बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारा बायोलॉजी का टर्म इंग्लिश में ही पढ़ाना अच्छा रहेगा। मेडिकल आपको देना है, पैरामेडिकल देना है, बहुत ज्यादा हिंदी मीडियम के फेरे में मत रहिएगा। वैसे भी बहुत सारा बायोलॉजिकल टर्म्स हम लोग इंग्लिश में ही 11 में से ही डील करते हम लोग आ रहे हैं, इसलिए हमको जहां तक लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी कोई 12 का जो डायरेक्ट एडमिशन लिया है मेरे यहाँ बच्चा, उसको मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि जो भी अंग्रेजी का प्रॉब्लम आएगा वो आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन करके या जैसे भी हो आप हमसे संपर्क करके अपना क्लियर कंसेप्ट कर लीजिएगा। तो हम लोग आज डील कर रहे हैं, अभी स्टार्ट करेंगे। लेकर के बैठ जाइए, एकदम ब्रेन को कंसंट्रेटेड कीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते जाइए। ये हम लोग क्या डील किए थे कल? ये था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम कल बोले थे कि प्रोपगेशन का मतलब रिप्रोडक्शन ही होता है, संख्या में वृद्धि ही होता है। और वेजिटेटिव का मतलब आपको मालूम है वर्धी, मतलब इस रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार के सेक्सुअल ऑर्गन का ना फॉर्मेशन होगा, ना सेक्सुअल ऑर्गन से निकलने वाले सेल्स का फ्यूजन होगा, ना जाइगोट बनेगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग आसानी से डील करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके टाइप्स में जाएंगे और इसके मेरिट को हम लोग देखेंगे कि इसका मेरिट क्या है। तो पहले हम लोग इसको डील करें कि इसका मेरिट क्या है, यानी कि इसका लाभ क्या है। हिंदी वाले बच्चे अपना ये सब हिंदी भी लिखते चलिएगा। तो लाभ नंबर 1 हमको पहले हमने बताया था आपको कि रिप्रोडक्शन में जब वेजिटेटिव होगा तो जाहिर सा बात है कि इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स का निर्माण होगा, यानी कि आनुवंशिक रूप से एक समान ऑफस्प्रिंग्स का मतलब बच्चों का निर्माण होगा। यानी कि पहला जो इसका डील होगा, पहले डील में ये जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स का ही क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब आनुवंशिक रूप से एक समान। इस बात को एकदम याद रख लीजिएगा। ऑफस्प्रिंग्स हम लोग बच्चों के लिए निर्माण करते हैं, नेसेंट चाइल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो हमारा इसका होगा बेनिफिट, वो ये होगा कि इसमें क्योंकि सेल डिवीजन फटाफट करना है, इसको फास्ट ग्रोथ करना है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करना है, इसलिए इसमें सेल का जो डिवीजन होगा, वह सेल का डिवीजन जब भी होगा तो कैसा होगा, माइटोसिस टाइप का होगा, यानी कि समसूत्रण टाइप का होगा। एकदम इस बात को याद रखिएगा। उसका विभाजन कैसा होगा, माइटोसिस। सारी लड़की जिसका घर अगल बगल है एक साथ जुट जाओगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगल का जो हम लोगों का बेनिफिट है वह क्या है कि हम बोले थे कि यह सबसे आसान, सबसे साधारण, सबसे सामान्य टाइप का
यानी कि सिंपलेस्ट प्रोसेस है, लेकिन इसका एक बेनिफिट यह है कि सिंपलेस्ट रहते हुए भी यह रैपिड या फास्ट ग्रोथ करता है। मल्टीप्लीकेशन का जो प्रक्रिया इसमें होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। यानी कि यहां भी ये क्या हो गया, रैपिड मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यानी कि फास्ट ग्रोथ, फास्ट संख्या वृद्धि होगा, ताकि ऑर्गेनिज्म को अगले साल सर्वाइवल में प्रॉब्लम नहीं हो। अपने जेनेटिक कैरेक्टर को कंजर्व कर दिया नेक्स्ट जनरेशन में। अगल का जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये जब भी होगा तो ये आपको फेवरेबल कंडीशन में ही होगा, यानी कि फेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, फेवरेबल कंडीशन ऑफ मॉइस्चर, फेवरेबल कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन, और जो भी आपका मिट्टी है उसमें भी फर्टिलिटी मस्ट है। यानी कि ये कंडीशन इसमें क्या होगा, इसका जो शर्त है, कंडीशन है, वह क्या होगा, फेवरेबल है। FAVOURABLE, फेवरेबल। फेवरेबल को हम लोग कहते हैं अनुकूल, अनुकूल यानी कि परिस्थिति कैसा होगा, इसमें कंडीशन फेवरेबल होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग घबराइएगा मत, हिंदी इंग्लिश दोनों का नोट्स मैं पीडीएफ बना करके देते जाऊंगा। अभी आप लोग बोर्ड पर मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे आप लोग उतारते चले जाइए, इसी में भलाई है, ठीक है। अगल का चलते हम लोग इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का हम लोग चलते हैं टाइप्स। तो ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम अभी बोलबे किए हैं कि उसको रिप्रोडक्शन कहिए या प्रोपगेशन कहिए, बात बराबर है। प्रोपगेशन हिंदी लिखना है तो हिंदी लिख लीजिए, प्रोपगेशन, प्रोपगेशन। तो ये कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक तो होगा कि इसको हम लोग अपने आप भी करा सकते हैं, और ये प्रकृति में भी अपने आप होते रहता है। 11 में भी हम लोग कुछ डील किए, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज हम लोग 11 में पढ़े हुए थे। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टाइप कितना हो गया, दो तरह का। एक हो गया जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक रूप से ये अपने आप कंफर्टेबल सिचुएशन में, फेवरेबल कंडीशन में होता रहेगा। और दूसरा जो है इसको कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल, यानी कि ये क्या है, कृत्रिम। ये क्या है, कृत्रिम। सुविधा के ख्याल से इसका नंबरिंग हम लोग कर दें, एक का नंबरिंग कर दीजिए कैपिटल ए, दूसरे का कर दीजिए बी, ठीक। हम लोग ए को डील करें, नेचुरल, नेचुरल प्रोसेस यानी कि प्राकृतिक प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया। अब देखिए कुछ तो ऐसा चीज है, आप देखे होइएगा, ओल, अदरक, प्याज, आलू, हम लोग ओल को कहीं भी किनारे बो देते हैं, मिट्टी से अपना न्यूट्रिशन लेकर के और बढ़ते रहता है। उसको उगाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत का जरूरत नहीं है। तो नेचुरल जो होता है ये जड़ के द्वारा भी होगा, तना के द्वारा भी होगा, पत्ता के द्वारा भी होगा। यानी कि अगर जड़ कोई नया पौधे के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल हो या नया पौधा निर्माण करने में सक्षम हो तो उसको कहेंगे नेचुरल प्रोसेस बाय रूट्स, यानी जड़ के द्वारा होने वाला प्राकृतिक प्रक्रिया। अगर तना के द्वारा होगा तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम्स, और अगर लीफ के द्वारा होगा तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। इस तरह से ये कितने टाइप में हो गया, 3 टाइप में। कितने टाइप में हो गया, 3 टाइप में। एक हो गया टाइप नंबर बाय रूट्स, यानी कि जड़ के द्वारा, जड़ के द्वारा। बहुत सारा ऐसा पौधा देखिएगा, आपका शलजम, आपका मूली,
आपका गाजर, ये सब डेवलपमेंट के प्रोसेस में जड़ का वैसा भाग जो मिट्टी के नीचे इसमें दबा रहता है, वह भोजन को स्टोर करके फूल जाता है और वही स्टोर्ड फूड नए पौधे के निर्माण के समय में मदद करता है। तो रूट्स में एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कैरेट, याद होगा इसको हम लोग क्या चीज में पढ़े थे? कैरेट का मतलब गाजर। हम लोग क्या चीज में पढ़े थे इसको पढ़े थे हम लोग कोनिकल में। ये कोनिकल टाइप का होता है। दूसरा हम लोग रूट का एग्जाम्पल क्या देखें? रेडिस, यानी कि मूली। इसको हम लोग क्या चीज में पढ़े थे? फूजी फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? फूजी फॉर्म। फूजी फॉर्म। और तीसरा जो है, याद कीजिए, एक था टर्निप। टर्निप का मतलब होता है सलजम। और इसको हम लोग क्या चीज में पढ़े थे? इसको पढ़े थे हम लोग नेपी फॉर्म में। नेपी फॉर्म। हो सकता है कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्रिएट हो, कोनिकल क्या है, फूजी फॉर्म क्या है, या नेपी फॉर्म क्या है। तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, यह रूट का मॉडिफिकेशन है जो भोजन को संचय करने के लिए, यानी कि फूड स्टोरेज के लिए, अपने शेप को, अपने साइज को और अपने फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लिया है। याद रखिएगा इस चीज को। तो ये हो गया जड़ के द्वारा होने वाला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा जो है, ये है स्टेम के द्वारा होने वाला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम्स, यानी कि तना के द्वारा। तना के द्वारा। अब याद कीजिए, अदरक, आपका आ जाएगा हल्दी, आलू, प्याज, ओल, लहसुन। ये एकदम मत भूलिएगा कि ये मिट्टी के सतह के नीचे मिलता है। इसके बावजूद भी ये क्या है? तना है। ये जड़ नहीं है, ये रूट नहीं है, ये स्टेम है। क्यों है स्टेम? 11 में याद कीजिए जो मैं पढ़ाया था कि स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि इसके अंदर नोड होगा, इसके अंदर स्केली लीफ होगा, इसके अंदर बड होगा, और ये सारा का सारा चीज आपका राइजोम में यानी कि अदरक में, ट्यूबर में यानी कि आलू में, कॉर्म में यानी कि ओल में, बल्ब में यानी कि प्याज में और लहसुन में, और राइजोम में यानी कि अदरक और हल्दी में मिलेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेम। तो ये क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया आपका राइजोम। राइजोम। तो इस राइजोम को, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया जिंजर। जिंजर यानी कि अदरक। जिंजर यानी कि अदरक। अदरक। उसके बाद इसका दूसरा हो जाएगा कॉर्म। इसको क्या कहते हैं? कॉर्म। ये एग्जाम्पल हो गया ओल। ओल। इसको हम लोग बोटानिकली एमोर्फोफैलस कॉम्पैनुलेटस, फिर से सुन लीजिए, एमोर्फोफैलस कॉम्पैनुलेटस। और तीसरा जो एग्जाम्पल इसका होगा, ये हो जाएगा आपका बल्ब। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बल्ब। ये जो हो गया, जैसे ओनियन माने प्याज, गार्लिक यानी कि लहसुन,
अब ये सब हिंदी मत लिखवाइए हमसे, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला बच्चा अपना सुनता रहेगा और अपने मने इसका हिंदी लिखता रहेगा। और इसका अगला एग्जाम्पल है ट्यूबर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूबर, यानी कि ये हो गया पोटैटो। पोटैटो किसको कहते हैं? अभी भी लिखवाना ही पड़ेगा क्या? ये हो गया आलू। ये क्या हो गया? आलू। ठीक, तो ये हो गया आपका नेचुरल प्रोसेस में रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा। और तीसरा जो आएगा इसमें, वह नंबरिंग हम लोग जैसे कर रहे हैं, यहां पर लिख लीजिएगा बाय लीव्स, यानी कि पत्ता के द्वारा। पत्ता के द्वारा। इसका बहुत ही चर्चित एग्जाम्पल है, हिंदी में जिसको पत्थरचट्टा भी कहते हैं, ये है ब्रायोफाइलम। ये क्या है? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम ये एक ऐसा पौधा है जिसके पत्ते के कोर से, पत्ते के मार्जिन से नया पौधे का निर्माण हो जाएगा। कैसे होता है? तो ये देखिए, ये जो पत्ता है ये थोड़ा सा और पत्ते के तुलना में मोटा होता है। ये मोटा होता है। ये जो कोर है ना, ये मार्जिन है। इसी मार्जिन से यहां से छोटा पौधा क्या होगा? निकल जाएगा। यहां से ये जड़ अपना बना लेगा। अब इसको अगर हम लोग काट कर कहीं लगा देंगे, या फिर अपने आप ये अगर टूटेगा तो नए पौधे का निर्माण कर देगा। ये हो गया पत्ते के द्वारा। ये किसका एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम ये बहुत बार मेडिकल में आता भी है, थोड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है, इसलिए इसको रट ही लीजिएगा। 11 से ही हम इसको बता रहे हैं आपको। अब हम लोग देखेंगे, ये तो हमारा नेचुरल था जो अपने आप प्रकृति में होते रहता है। अब दूसरा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टाइप है, उसको कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल मेथड, यानी कि कृत्रिम प्रक्रिया। कृत्रिम प्रक्रिया। कृत्रिम प्रक्रिया। अब देखिए, अब दिमाग में एक बात बैठा लीजिएगा, आर्टिफिशियल है, इसका मतलब कि ये अपने आप तो होगा नहीं, इसको कराना पड़ेगा अपने इच्छा के हिसाब से, विल पावर के ऊपर। विल पावर के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि हम लोग किस प्रकार के प्लांट का प्रोडक्शन आर्टिफिशियल विधि से कराना चाहते हैं। तो फिर वही बात हो जाएगा कि तब वैसे ही पौधे को न चूज करेंगे जहां नेचुरल होने का संभावना थोड़ा कम है या नेचुरल होने में थोड़ा दिक्कत है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको आर्टिफिशियल मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये जो आर्टिफिशियल मेथड है, ये भी 4-5 तरह का होता है। बहुत सारे किताब में 4 दिया है, बहुत सारे किताब में 5 दिया है। तो दोनों का मतलब क्या है? बराबर है। कोई कोई एगो के अंदर एगो और एडजस्ट कर दिया है, तो इससे कोई बात नहीं है। आप पहले प्रक्रिया को देख लीजिए। सबसे पहला जो प्रक्रिया होता है, ये क्या है? कटिंग। ये क्या है? कटिंग। अब कटिंग में हम लोग क्या करेंगे? कटिंग में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें 2 प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं कटिंग में भी। या तो जड़ को भी काट सकते हैं, स्टेम को भी काट सकते हैं। तो जड़ को जब काट करके हम दूसरे जगह लगाएंगे, तो कब लगाएंगे? ये तभी न लगाएंगे, इसका मतलब कि वहां पर अब जड़ ज्यादा डेवलप नहीं कर सकता है, चाहे स्कार्सिटी जो भी चीज का हो, तब वहां से काट करके दूसरे जगह लगाएंगे। तो जड़ को काटेंगे तो इसको कहेंगे हम लोग रूट कटिंग। स्टेम को अगर हम लोग काटेंगे तो कहेंगे स्टेम कटिंग। और लेकिन एक बात है कि जब कटिंग का प्रक्रिया करेंगे तो हो सकता है कि काटने के बाद
उसमें कुछ बैक्टीरियल या फंगल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए और पौधा को लगने में फिर दिक्कत हो। तो कटिंग के प्रक्रिया में जब हम लोग रूट का या स्टेम का कोई भी कट पार्ट लेते हैं तो लेने के क्रम में इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का केमिकल है जिसका नाम है IBA। इसको हम लोग पूरा नाम देते हैं इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। इंडोल बी से हो गया बी, ए से हो गया एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। इसमें क्या करेंगे कि तना के या जड़ के कटे हुए भाग को थोड़ी देर के लिए डुबा देंगे। डुबा देने से इसका ग्रोथ थोड़ा फास्ट होने लगता है। प्रोटेक्शन तो इसका जरूरी है ताकि बैक्टीरिया का, फंजाई का, वायरस का कोई अटैक मत हो। तो प्रोटेक्शन के साथ साथ कटे हुए भाग का डेवलपमेंट तेजी से हो, इसके लिए वैज्ञानिक लोग क्या करता है कि IBA के सॉल्यूशन में यानी कि इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल, एसिड को क्या कहते हैं, अम्ल। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड में उसको डिप्ड कर देते हैं। डिप्ड का मतलब डुबा देना, और इसको डुबा देंगे तो डिप्ड माने डुबा देना। तो इसको जब हम डुबा देते हैं तो ये थोड़ा सा ग्रोथ फास्ट करने लगता है। तो ये क्या होगा, स्टेम कटिंग या रूट कटिंग, ये दोनों प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं, स्टेम या रूट। रूट में ज्यादातर देखिएगा नींबू का जो पौधा है, लेमन प्लांट, नींबू, ये नींबू के पौधे को उसके जड़ के पास से क्या कर देते हैं हम लोग, इसको काट देते हैं। वहां ब्रांच रूट निकला रहता है और इसको दूसरे जगह बो देंगे, नया नींबू का पौधा हो जाएगा। स्टेम कटिंग में थोड़ा सा समस्या है। क्या है, ये देखिए स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में क्या समस्या आएगा, यहां पर मान लीजिए कि कोई भी पौधे का हम लोग स्टेम ले लिए, काटने का दोनों तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो या तो आप सिमेट्रिकल काट लीजिए पूरा एकदम बराबर दूरी, और नहीं तो एक तो थोड़ा सा हम लोग डिस्टेंस बढ़ा करके थोड़ा सा ऑब्लिक काटते हैं। ये प्रक्रिया ऑब्लिक काटने से एक ये फायदा है कि इसका सरफेस एरिया इसके तुलना में बढ़ जाता है। तो ऑब्लिक कटिंग जब हम लोग करेंगे तो सरफेस एरिया जब बढ़ गया, इसको दूसरे जगह जब हम लोग गाड़ेंगे तो चांस इसके तुलना में थोड़ा इसमें ज्यादा है, इस पौधा के डेवलपमेंट में थोड़ा आसानी हो जाता है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाई द कटिंग इज मेड इन ऑब्लिक फॉर्म, तो आप सीधे कहिएगा कि जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया को बढ़ाने के ख्याल से कटिंग का जो प्रक्रिया है वो हम थोड़ा तिरछा करते हैं, ऑब्लिक करते हैं। और इस स्टेम कटिंग में बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिसका सबसे चर्चित एग्जाम्पल आपका है उड़हुल, यानी कि चाइना रोज। चाइना रोज, उड़हुल या गुड़हल, बहुत जगह गुड़हुल भी लिखा हुआ है, दोनों बात क्या है, बराबर है। तो ये हो गया हम लोगों का कटिंग। पहला क्या हो गया, कटिंग। और दूसरा जो चलेगा इसमें वो चलेगा मेरा, यहीं से लिखिएगा, लेयरिंग। इसको क्या कहते हैं, लेयरिंग। ये हो गया लेयरिंग। लेयरिंग में भी देखिए दो तरह का होता है, एक है माउंड, एक है माउंड। ये माउंड का मतलब होता है
कि इसको हम लोग जमीन के अंदर गाड़ेंगे, और दूसरा होता है एयर, यानी कि हवा में कोई टहनी ले लेंगे और उसी में हम लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियल मेथड को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई होगा थोड़ा देखिएगा ध्यान से। देखिए, माउंड वाला को हम लोग पहले देख लें। ये जो माउंड है, ये माउंड वाला प्रक्रिया वैसे प्लांट में हम लोग अप्लाई करते हैं जिसका स्टेम थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो, डेलिकेट हो, नाजुक हो। और ज्यादातर ये ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे जास्मिन, तो ये कहां अप्लाई होगा ज्यादातर, जितना सजावट वाला पौधा है, सजावट वाला पौधा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट। जैसे एग्जाम्पल कर लीजिए, जास्मिन, इसको क्या कहते हैं, जास्मिन का पौधा। अब इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए ये इसका डेलिकेट प्लांट है, ये इसका तना है नाजुक, इसको हम लोग थोड़ा मोड़ते हैं, इसको बेंड करते हैं, और बेंड करने के बाद वैसा पार्ट जहां पर नोड है, याद रखिएगा स्टेम का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जहां नोड है इसको हम लोग सावधानी से मोड़ते हुए मिट्टी के नीचे इसको हम लोग क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। और अगर लगेगा कि फिर ये बाहर निकल जाएगा तो थोड़ा सा एक छोटा सा ईंटा उंटा का टुकड़ा इस पर लेकर के क्या कर देंगे, रख देंगे, ताकि ये नीचे दब जाए। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन के अंदर अंदर में ये जो इसका नोड है, यहां से एडवेंटिशियस रूट यानी अपस्थानिक जड़ निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे, और काट कर यहां से निकाल के और कहीं दूसरे जगह हम लोग इसको बो देंगे या लगा देंगे, तो एक नया जास्मिन का पौधा फिर फटाफट क्या होगा, हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कह दिए, माउंड लेयरिंग, यानी कि जमीन के अंदर दबा देना। अब ये दूसरा वाला देखिए क्या है, एयर। तो हम लोग एयर देखें, एयर को, तो दूसरा क्या हो गया, एयर। अब देखिए, एयर लेयरिंग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, गूटी। इसको क्या कहते हैं, गूटी, GOOTE, गूटी। अब इस गूटी में हम लोग थोड़ा वैसे पौधे को लेते हैं जिसका तना थोड़ा कड़ा है, उतना डेलिकेट नहीं है, जैसे लेमन यानी कि नींबू, या आप ले लीजिए अमरूद का पौधा जिसको हम लोग कहते हैं गुआवा। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए, ये मान लीजिए कोई भी आप तना इसका ले लिए, एयर वाला, हवा वाला ले लिए, यानी कि इसको हम लोग डेलिकेट करके इसको हटाना उठाना, यहां से दबाना उबाना अब कुछ नहीं, हटाना भी नहीं है। अब ये जो पौधा का ब्रांच है, अब ये ऊपर में बार्क होता है, ये क्या होता है, बार्क। बार्क मतलब छाल। तो बार्क को हम लोग पहले छील करके हटा देंगे। जब बार्क को छील कर हटा देंगे तो इसके अंदर का अब हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जब अंदर का हमारा टिश्यू दिखने लगेगा, तब इसके बाद इसके ऊपर हम लोग मिट्टी लगा देंगे थोड़ा गीला करके, और उसके बाद पॉलीथीन के टुकड़े से इसका हम लोग क्या कर देंगे, रैपिंग कर देंगे और बांध देंगे इसको। और धीरे 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 फिर देखिएगा कि यहां से जड़ निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर इसको हम लोग यहां से काट देंगे, और काट कर इसको कहीं भी हम लोग गाड़ देंगे, तो नए पौधे का निर्माण हो जाएगा।
यानी कि अब इसके बाद ये प्रोसेस में क्या आएगा, अब यहां से इस पर हम लोग सॉइल अप्लाई कर दिए, ठीक, और सॉइल अप्लाई के बाद अब इसको पॉलीथीन से क्या कर दिए, टाइट कर दिए, यानी कि बांध दिए। और उसके बाद यही सब क्या हो जाएगा, रूट डेवलप्स, रूट्स डेवलप। अब यहां से जड़ भी निकलना स्टार्ट हो गया। अब देखिए कटिंग के बाद लेयरिंग हो गया। अब लेयरिंग के बाद अब आते हैं अगल का जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्राफ्टिंग। इसको क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। इसको क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। चलो ग्राफ्टिंग, ठीक। अब देखिए ये वैसे प्लांट में हम लोग ग्राफ्टिंग का प्रक्रिया करेंगे जिसमें रूट का डेवलपमेंट आसानी से नहीं होता है, यानी कि रूट को डेवलप होने में इसमें क्या होता है, दिक्कत होता है। तो ये ग्राफ्टिंग के लिए हम लोग या तो एक ही प्रजाति के, एक ही स्पेसीज के दो प्लांट्स का सिलेक्शन करेंगे, या अलग अलग वैरायटी भी हम लोग ले सकते हैं अगर हम लोग हाइब्रिड का कोई प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो याद कीजिए मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बोला था कि कोई भी हाइब्रिड का फॉर्मेशन नहीं होता है, नेचुरली नहीं होता है, लेकिन प्राकृतिक रूप को छोड़कर अगर कृत्रिम प्रक्रिया में आएंगे तो इसी ग्राफ्टिंग के द्वारा हम लोग डिफरेंट स्पेसीज के प्लांट को लेकर के हम लोग नए वैरायटी का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी कि हिंदी में लिखिए आप लोग, पहले हिंदी वाला जो बच्चा है हिंदी में लिख लो। देखो यह प्रक्रिया वैसे पौधों में अप्लाई किया जाता है, वैसे पौधों में लागू या अप्लाई किया जाता है जिसमें जड़ का विकास आसानी से नहीं होता है, जड़ का विकास आसानी से नहीं होता है। अंग्रेजी वाला बच्चा लिख लीजिए, अप्लाइड इन द प्लांट्स which in the plant which do not develop roots easily, और यहां कर लीजिए और they have weak stem, इसका तो ये हो गया अप्लाई करने का। और दूसरा क्या है, या तो इसमें वैरायटी सेम लेंगे या डिफरेंट लेंगे। सेम वैरायटी या डन इन टू डिफरेंट स्पेसीज। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिएगा, या तो एक ही वैरायटी में ग्राफ्टिंग प्रक्रिया को अप्लाई किया जाता है, या दो भिन्न भिन्न स्पेसीज को लेकर ग्राफ्टिंग प्रक्रिया कराया जा सकता है। अब इसमें एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए हम एक ही तरह का लिए, अभी फिलहाल हम एक तरह का लिए, कटिंग इसमें हम कर दिए। कटिंग करने के बाद मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग कटिंग क्या करेंगे, ऑब्लिक करेंगे। ऑब्लिक जब हम करेंगे तो इसमें रूट सिस्टम भी वैसे हम लोग प्लांट को लेंगे जिसमें रूट सिस्टम क्या हो, बढ़िया डेवलप हो, और स्टेम सिस्टम भी इसमें बढ़िया से डेवलप हो, यानी कि दोनों के दोनों में हेल्दीनेस हो, स्टेम वाला पार्ट भी हेल्दी हो, रूट वाला पार्ट भी हेल्दी हो।
स्टेम वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सियोन। क्या कहते हैं? सियोन। और जो जड़ के तरफ का भाग है इसको क्या कहते हैं? स्टॉक। अब देखिए, काट तो हम लोग दिए, ऑब्लिक भी काट दिए, दोनों का प्रॉपर डेवलपमेंट है उसी हम लोग तरह को काटे, लेकिन नीचे वाले को हम लोग क्या कह दिए? स्टॉक। और ऊपर वाले को क्या कह दिए? सियोन। अब काटने के बाद अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग अगर दूसरे जगह बो रहे हैं, दूसरे प्लांट में, और इसके ऊपर भी हम लोग ला रहे हैं दूसरे प्लांट को, तब हम लोग क्या करेंगे? मान लीजिए कि ये सियोन है, अब इसको जाकर के दूसरे जगह लगाना है, तो इसमें से ज्यादा कोशिश करेंगे कि ये हम कैम्बियम वाले पार्ट को ही लें। और जहां पर भी लगाएंगे अगर हम लोग दूसरे पौधा में, तब उसका भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कैम्बियम वाला ही रहे, कैम्बियम वाला ही रहे। यानी कि ये जो था क्या था? ये सियोन था। अब मान लीजिए कि ये दूसरे प्लांट का क्या है? स्टॉक है दूसरे प्लांट का। एक भी रहेगा तो फिर हम लोग इसमें काटेंगे थोड़ा सा, और काट करके फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस पर लगा करके हम लोग कैम्बियम को ही दिखाएंगे। और ऐसा इसलिए करते हैं कि फिर जब दोनों को हम लोग सटा करके मिट्टी से क्या करेंगे? इसमें लपेट देंगे, और एक प्लास्टिक वाला पॉलीथीन से इसको हम लोग बांध देंगे। फिर धीरे धीरे, चूंकि कैम्बियम क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, याद रखिएगा, यानी कि इसमें पावर ऑफ डिवीजन है, इसमें संख्या का वृद्धि होगा। ये परमानेंट टिश्यू नहीं है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और फिर धीरे 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 जब हम लोग यहाँ से मिट्टी से बांधेंगे, यहाँ से क्या होगा? ये आपस में फिर जुड़ जाएगा, और इस तरह से नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। मान लीजिए कि ऊपर में पौधे का कैरेक्टर कुछ है, नीचे में पौधे का कैरेक्टर कुछ है, स्टॉक में कुछ है, सियोन में कुछ है, तो एक नए तरह का पौधा का निर्माण हो जाएगा। तो इसीलिए ग्राफ्टिंग प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं? नए नए पौधे का भी निर्माण हम लोग कर सकते हैं। अब एक लास्ट बचा है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोनिंग। इसको क्या कहते हैं? क्लोनिंग। क्लोनिंग याद कीजिए, क्लोन में हम क्या बोले थे? क्लोन में बोले थे कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एक समान ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। यानी कि मॉर्फोलॉजिकली प्लस जेनेटिकली सिमिलर, है ना? जेनेटिकली मतलब आंतरिक रूप से, यानी आनुवंशिक रूप से, आनुवंशिक रूप से यानी कि आंतरिक रूप से। और मॉर्फोलॉजिकली का मतलब बाह्य रूप से, बाह्य रूप से। ये क्या होगा? सिमिलर होगा। ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा? जब तुलनात्मक रूप से अधिक संख्या में पौधे का निर्माण करना होगा या सेल का निर्माण करना होगा, किससे? एक सेल से। यानी कि एक कोशिका से जब कम समय में हम लोग बहुत सारे पौधे का निर्माण कर सकते हैं। कम समय में बहुत से आइडेंटिकल पौधे का निर्माण हम लोग कर सकते हैं, यानी कि निर्माण होना। ये हो गया हमारा क्लोनिंग। याद रखिएगा, जितना भी आर्टिफिशियल किए हैं, अगर केवल हम लोग ग्राफ्टिंग वाले को छोड़ दें तो सब में एक ही तरह के पौधे का निर्माण हो रहा है। यहां भी एक कोशिका से जब कम समय में बहुत से, याद कीजिए, जेनेटिकली सिमिलर और मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर, यानी कि आइडेंटिकल। कल भी परसों भी फर्स्ट चैप्टर में भी था कि क्लोन का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से निर्माण होगा। तो इसको अंग्रेजी वाले बच्चे लिख लीजिए अंग्रेजी में कि प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स
identical individuals from a single cell। ये प्रक्रिया हम लोग टिश्यू कल्चर में भी कभी कभी अप्लाई करते हैं, तो उसको जब हम लोग आगे चलेंगे चौथा यूनिट में तब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका एग्जाम्पल कर लीजिए कैरोट यहाँ, यानी कि एग्जाम्पल क्या हो गया, गाजर। इस तरह से हम लोग सारे के सारे आर्टिफिशियल प्रक्रिया का अध्ययन किए। कितना हुआ, रुक गया है, चलने दो, छोड़ दो, चल रहा है अभी, कुछ चला गया चिप में। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा देख ले इसका मेरिट और डिमेरिट क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इसका मेरिट देख लीजिए, यानी कि इसका अब विशेषता क्या है, यानी कि गुण क्या है। तो पहला इसका मेरिट, सबसे पहला चीज इसमें यह है कि ये आसान विधि है। ये क्या है, इजियर है, यानी कि आसान ये विधि है। दूसरा इसमें हम लोग देख लेंगे क्या होगा कि इसमें हम लोग वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्शन ऑफ वैरायटीज हम लोग कर सकते हैं, यानी कि विभिन्न किस्मों का चुनाव कर सकते हैं हम लोग, विभिन्न किस्मों का चुनाव। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, ऐसे कि बहुत जल्दी गड़बड़ा जा रहा है, चिप फुल हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये लेस एक्सपेंसिव, यानी कि कम खर्चीला है। ये तो हो गया इसका मेरिट, ये सब क्या हो गया, मेरिट। अब थोड़ा इसका हम लोग देख लें डिमेरिट, यानी कि इसका अब अवगुण क्या है, माने इसको हम लोग क्यों नहीं करा सकते हैं और क्यों हम करा सकते हैं, ये हो गया मेरिट। और क्यों नहीं करा सकते हैं ये देखिए। सबसे पहला चीज आप देखे हैं, इसमें नए नए वैरायटी का निर्माण बहुत ही कम हो रहा है, यानी कि इसमें वेरिएशन नहीं होगा, VARIETION, इसमें वेरिएशन नहीं होगा, यानी कि डिफरेंट वैरायटी वाला पौधा नहीं बनेगा, यानी कि इसमें अंतर नहीं होगा। दूसरा इसका क्या भाई डिमेरिट है, दूसरा डिमेरिट इसमें यह है कि आपका डिजीज रेजिस्टेंट, यानी रोग रोधी पौधे का निर्माण हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसमें कर लो नो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स आर फॉर्म्ड। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिएगा, रोग रोधी पौधे का निर्माण नहीं होता है। और तीसरा जो इसका बेनिफिट हो जाएगा कि इसमें बहुत ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर केवल क्लोनिंग के प्रोसेस को छोड़ दें तो बाकी किसी के द्वारा हम लोग बहुत ज्यादा संख्या में प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, यानी कि कंपैरेटिवली नो मोर प्रोडक्शन इज मेड, है ना। माने तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक
प्रोडक्शन, बहुत अधिक प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है। बस इस तरह से ये हम लोगों का आर्टिफिशियल प्रोडक्शन खत्म। हम लोग अब कल देख ले रहे हैं कि आगे सिलेबस में क्या है, आप लोग भी सिलेबस देख लीजिएगा। आगे हमको लग रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में। तो अब देखिए एक बात, हो सकता है कि आज जो पहला दिन आप लोग ज्वाइन किए होंगे तो बहुत सारे इंग्लिश वर्ड का जानकारी आपको नहीं होगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए बोल रहे हैं खास करके ये, लेकिन अंग्रेजी वाले बच्चे के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन हिंदी वाले को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए एकदम नो टेंशन, आई एम हियर टू सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन राइज कीजिएगा व्हाट्सएप पर या फिर डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा। मैं इसी तरह से बताते चलूंगा। वेट कीजिए कि कब लॉकडाउन खत्म हो रहा है, कब हम लोग डायरेक्ट रूबरू होंगे फेस टू फेस। इसलिए अभी घर पर रहिए, आराम से रहिए, एकदम बी सेफ एंड स्टे एट योर होम। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।